आखिर इंडिया में इलेक्शंस गर्मी में ही कंडक्ट क्यों किए जाते हैं और कैसे आपकी ही कार आपको बहुत बड़े स्केल पर बीमार कर रही है। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर इंडियन रेलवेज को अपने बिजली के खंभे पानी से धोने ही क्यों पड़ते हैं। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज खत्म कर देते हैं सभी फैक्ट्स की प्यास। गाइस, क्या आपको पता है कि कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद अब वहां से एक और स्पेशल एक्ट को हटाया जा रहा है और उस एक्ट का नाम है AFSPA। असल में गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक वो दौर भी था जब कश्मीर में हाथ घुमा घुमा कर पत्थरबाजी इतनी की जाती थी जितना तो IPL में बॉलें नहीं फेंकी जाती। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कश्मीर के अंदर AFSPA एक्ट को लागू किया था, जो बेसिकली हमारी सेना को एक ऐसी स्पेशल पावर देता है जिसके तहत वो बिना किसी वारंट के सिर्फ शक के ही आधार पर किसी भी इंसान को अरेस्ट करने के साथ साथ उसका टाटा बाय बाय भी कर सकती हैं। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पिछले काफी लंबे समय से कश्मीर में ठीक वैसी ही शांति है जैसे कि एक भला चंगा इंसान राहत फतेह अली खान की सस्ती कॉपी चाहत फतेह अली खान का 5 मिनट सॉन्ग सुन ले तो उसके दिमाग में हो जाता है। तो अब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कश्मीर से इस एक्ट को हटाने के ऊपर विचार कर रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस एक्ट के हटने के बाद कश्मीर में विकास होगा, झकास या फिर त्रास? आप अभी नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। गाइस, इटली एक ऐसी कंट्री है जहां पर पिछले कुछ समय में योगा बहुत बड़े स्केल पर फेमस हुआ है और वो क्यों हुआ है ये तो सभी को पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब इटली के साथ हो चुका है एक बहुत बड़ा धोखा, क्योंकि वहां पर फेमस हो रहा है पप्पी योगा। अबे पप्पी मेरे एडिटर, कुत्ते के बच्चे वाला पप्पी। एक तो ये बच्चे आजकल के मेलोडी देखकर अलग ही लेवल के बावले हुए फिरते हैं। असल में गाइस, प्रेजेंट डेट में इटली में लोगों के बीच पपीज योगा ठीक वैसे ही फेमस हो रहा है जैसे इंडिया में वड़ा पाव वाली दीदी का खुद को गरीब बोलकर फोर्ड मस्टैंग खरीदना। भगवान ऐसी गरीबी सबको दे। हाँ, बस वो गाड़ी बाड़े की ना हो। लेकिन मेरे भाइयों, योगा से आपका तो होगा, लेकिन डॉग्स के लिए तो है ये एक बहुत बड़ा धोखा, जिसके चलते हुए वहां के डॉग्स अब ठीक उसी तरीके से इंजर्ड हो रहे हैं जैसे बहुत से प्लेयर्स IPL खेलने के तुरंत बाद हो जाते हैं। और इसलिए वहां के डॉग्स बीमार भी ना हो और उन बीमार डॉग्स की वजह से लोगों को भी कोई हेल्थ इश्यूज ना हो, इसलिए इटली गवर्नमेंट ने ऑफिशियली वहां पर पपी योगा को ही बैन कर दिया है। अजीब लेकिन सच। गाइस, गर्मी में आर्मपिट हमारे शरीर की एक ऐसी जगह बन जाती है जो जब भी अपने चेहरे को दिखाती है वो पूरे ही माहौल को बदनुमात कर देती है। लेकिन इससे उलट क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जो कि आर्मपिट की इतनी दीवानी है जितने दीवानी तो बिल्ली भाई डॉली चाय वाले के नहीं थे। One chai, please. असल में गाइस, आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, जापान में बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स को भी धन-धनाकर खोला जा रहा है जिसमें स्पेशली आर्मपिट्स बॉल्स को ही अच्छी खासी मोटी रकम में बेचा जाता है। बेसिकली इन तरीके की बॉल्स को राइस का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है, जिसके की बाद लोकल कुछ लड़कियों को बुलाकर चावल की इस बॉल को उनकी आर्मपिट्स पर रगड़ रगड़ कर गंदा किया जाता है। और इन तरीके के अजीब से रेस्टोरेंट्स जापान में ठीक उतनी ही तेजी के साथ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं जैसे आज से कुछ सालों पहले भारत में चाय के स्टार्टअप्स बढ़े थे, और उनमें से तो एक दो के मालिक भी पनौती निकले थे। I am sorry, बाबू। लेकिन अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर लोगों की हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करके इन तरीके के रेस्टोरेंट्स को जापान में खोला ही क्यों जा रहा है? और एक मिनट, अबे लोग इसे खा भी क्यों रहे हैं? गाइस, अभी तक तो आपने पानी में किशमिश घूस लेकर कर्मचारियों के पेट और यहाँ तक कि गुस्से में लखनऊ के ओनर के मुंह तक को भी फूलता हुआ तो जरूर देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने एक गुब्बारे की तरह एक प्लेन को फकफकाकर फूलते हुए देखा है? नहीं तो आज सबसे पहले एक एयर पंप को लेकर इसे ही भुलाते हैं। असल में गाइस, ये वाली रिपोर्ट सुनकर आप भी ठीक पापा की परी की तरह हवा में उड़ जाएंगे। लेकिन साल 1950 में गुड ईयर नाम की कंपनी ने एक स्पेशल एडिशन बॉर्नविटा को पीकर दुनिया के सबसे पहले इन्फ्लेटेबल प्लेन्स को भी बनाकर तैयार किया था। असल में गाइस, इन तरीके के प्लेन्स को एक स्पेशल मटेरियल एयर मैट का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता था, जिसे कोई भी इंसान सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही ऋतिक भाई के इस स्टेप को फॉलो करते हुए एयर हैंड पंप से भर भी सकता था। अब उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन तरीके के प्लेन्स को किसी भी आर्मी या फिर बड़ी कंपनीज के लिए नहीं बल्कि साधारण लोगों के लिए ही बनाकर तैयार किया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली साल 1970 के आसपास इन तरीके के बहुत से प्लेन्स ठीक हवा में वैसे ही क्रैश कर गए जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में भाईजान के जीजाजी आयुष का करियर, तो ना चाहते हुए भी इन तरीके के प्लेन्स की प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा। अरे बाकी सब तो सही है, पर आयुष भाई का करियर तो बॉलीवुड में कभी उड़ा ही नहीं, तो क्रैश वाली लाइन स्क्रिप्ट में कैसे आ गई? ये कौन सी चीज सप्लाई हो रही है स्क्रिप्टिंग डिपार्टमेंट में? तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? गाइस, क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 4000 एक्सीडेंट हर साल सिर्फ और सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी सड़क के ऊपर 6 लंबे लंबे गहरे गड्ढे मौजूद हैं, जिसकी वजह से हर साल इन्हीं एक्सीडेंट्स में से 1800 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में हमारे देश की सड़कें अपने गड्ढे और दरारों को ठीक वैसे ही भर लेंगी जैसे देश के लाखों दिल जले आशिक एक समय के बाद अपनी दिल की दरारों को भरते हैं।
ओ भाई ये तो कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया। नहीं गड्ढा नहीं बल्कि विचार। असल में गाइस आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही जल्द सेल्फ हीलिंग रोड्स को भी अपने देश में इंट्रोड्यूस करने वाली है। बेसिकली इन तरीके की रोड्स को बिटुमेन और स्टील फाइबर का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। असल में बिटुमेन डावर में चिपकने वाला एक ऐसा मटेरियल होता है जो जैसे ही स्टील फाइबर के कांटेक्ट में आता है, ये एक केमिकल रिएक्शन को शुरू करके आसपास के दूसरे मटेरियल को जोड़ना शुरू कर देता है। अब इस केस में अगर इन तरीके की सड़कों को भारत के अंदर बनाया जाता है और इनिशियल स्टेज पर अगर वो सड़कें हल्की सी भी चटकनी शुरू करती हैं, तो यही कंपोनेंट कुछ ही घंटों के अंदर उन दरारों को भरकर खत्म कर देता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ही इन तरीके की सड़कें हमारे देश भारत में बनना शुरू होंगी, इससे ना सिर्फ रोड एक्सीडेंट के केसेस काफी ज्यादा कम होंगे, बल्कि रोड की रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा भी काफी ज्यादा नॉमिनल हो जाएगा। सच में अमेजिंग। गाइस नॉर्मली एक आयरन का इस्तेमाल कपड़े पर पड़ी हुई सलवटों को मिटाने के लिए किया जाता है, तो वहीं अगर आपने इसी गर्म आयरन को किसी कॉपी के ऊपर चला दिया तो सलवटें तो छोड़िए भैया, एक अच्छे खासे बच्चे का करियर मिट जाएगा। असल में गाइस ये वाली रिपोर्ट सुनकर आपकी भी इंक लीक कर जाएगी, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सी कंपनीज अपने पेन में थर्मो सेंसिटिव इंक का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि एक तो ये इंडिया में काफी ज्यादा इजीली बन जाती है और दूसरा ये KRK की एक्टिंग की तरह होती है, बोले तो एक नंबर सस्ती। अब गाइस क्योंकि ये इंक होती है इतनी सस्ती, तो इसमें होती है एक अलग ही लेवल की मस्ती, जिसके चलते हुए जैसे ही किसी भी लाइटर या फिर गर्म आयरन को इसके ऊपर रब किया जाता है, तो ये कॉपी के पेज से ठीक वैसे ही गायब हो जाती है जैसे चुटकी बजाने के बाद थैनोस भैया इस दुनिया से हो गए थे। तो गाइस अगर आपको भी क्लास में करना है अपनी टीचर को इंप्रेस, तो भूलकर भी अपनी खूबसूरत सी राइटिंग के ऊपर मत चला देना गरम प्रेस। गाइस इस चैनल पर मैंने आपको कुदरत के एक से एक अजूबे और नमूने दोनों ही दिखाए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अब इन सभी चीजों की हो चुकी है अति, क्योंकि ताइवान में बह रही है जिंदा मिलीपीड की नदी, और मिलीपीड बोले तो झेलंबे कन खजूरे। असल में गाइस कानों में खुजली कर देने वाली रिपोर्ट निकल कर आ रही है ताइवान से, जहां पर अभी रिसेंटली हमें कुछ इस तरीके का एक बेहद ही रेयर मिलीपीड रिवर नाम का एक ऐसा फिनोमेना भी देखने को मिला है, जो ठीक उतना ही ज्यादा रेयर है जितना अर्जुन कपूर भाई की हिट मूवीज की लिस्ट, मतलब ढूंढने से भी ना मिल रही। अब गाइस दिमाग में लकवा कर देने वाली बात यह है कि कहा यह जाता है कि जब इन मिलीपीड को आसपास का क्लाइमेट या फिर जगह रहने के लायक नहीं लगती है, सिर्फ इसी सिचुएशन में ये हजारों की तादाद में मिलीपीड्स निकलकर कुछ इस तरीके से रिवर बनाकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं। तो गाइस कहने का मतलब यह है कि हम इंसानों ने क्लाइमेट के अंदर ठोक दी है ग्लोबल वार्मिंग की इतनी गंदी कील कि अब इन बेचारों को भी मैनू विदा करो नाम पर बनानी पड़ रही है वायरल रील, और ये तो विदा होकर कहीं दूर भी ना जा पाएंगी। गाइस हमारा देश भारत एक ऐसा देश है जहां पर डॉक्टर की एडवाइस से कहीं ज्यादा तो बाबा गूगलादन महाराज की तपस्या की जाती है, और उसी की तर्ज पर अपने शरीर में पत्थरों का बोझ लेते हुए एक इंसान ने जब गूगल से यह पूछा कि वो अपनी किडनी से स्टोन्स को पास कैसे कर सकता है, तो जिस प्लेटफॉर्म पर बाकी के दूसरे लोग ट्रोल होते हैं, उस प्लेटफॉर्म ने खुद को ही ट्रोल कर लिया। असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज से कुछ समय पहले गूगल ने अपना एक AI लॉन्च किया था, जिसको कि गूगल SGE के नाम से जाना जाता है, जिस पर जाकर जब एक शख्स ने गूगल से अपनी किडनी के स्टोन्स को निकलवाने की सलाह ली, तो गूगल महाराज ने उनसे यह कहा कि अगर एक मरीज 2 लीटर पेशाब हर दिन माउंटेन ड्यू की तरह गटक जाता है, तो उसकी किडनी से स्टोन्स ठीक वैसे ही गायब हो जाएंगे जैसे रणबीर बाबा ने दीपिका के साथ अपनी शादी की सभी फोटोग्राफ्स को इंस्टाग्राम से गायब कर दिया है। हाँ दोस्तों वही रणबीर बाबा जो आजकल जॉनी लीवर से ज्यादा तो जॉनी सिंस के साथ काम करते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ये चीज इंटरनेट पर पहुंची, लोगों ने जमकर गूगल को ही ट्रोल कर डाला। हालांकि अभी तक इस पर ऐसी कोई भी मेडिकल रिसर्च मौजूद नहीं है जिसमें यह कहा जाता हो कि अगर आपको किडनी स्टोन को हटाना है तो आपको हर दिन 2 लीटर यूरिन पीने की जरूरत है। गाइस अगर आपको भी बैठाना है अपनी किडनी में पड़े हुए पत्थरों का हिसाब, तो लो दवाइयां और मत पीना गुनगुना पेशाब। गाइस जहां एक तरफ 22 की ही उम्र में हमारा यूथ पिलपिला चुका है खाकर सिंथेटिक हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ 82 साल की उम्र में एक दादी उठा रही है 50 किलो का जिंदा लोहा, और वो भी खाकर पौष्टिक पोहा। असल में गाइस आर्म मसल्स फुला देने वाली ये रिपोर्ट निकलकर आ रही है पोलाची से, जहां पर होने वाले स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ साउथ इंडिया कंपटीशन के डेड लिफ्टिंग प्रतियोगिता में एक 82 साल की दादी ने कुछ और नहीं बल्कि इस तरीके से 50 किलो का वेट लिफ्ट करके पूरी ही दुनिया की आंखों को ठीक वैसे ही फटवा दिया जैसे किम जोंग उन अपने यहाँ के लोगों की फाड़ कर रखते हैं आंखें। अरे एक ऐसा लकड़बग्गा है जो छोटी छोटी आंखों को भी फटवा के बड़ा कर दे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि भले ही हमारी प्यारी सी दादी इस कंपटीशन में 5वें नंबर पर आई हो, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने जोश और हौसले से पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। सच में बलवान। नहीं इधर कुछ मत देखना, इधर सिर्फ चर्बी है। गाइस जहां एक तरफ हमारे देश के पब्लिक प्लेसेस में देखकर गंदगी जी जाता है हमारा मचला, तो वहीं दूसरी तरफ इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जहां पर आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगा जिंदा कचरा।
बस सोने से भी ज्यादा ऊंचे भाव में कचरा बिकता है तो दिखेगा क्या गुइया। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूँ सिंगापुर की, जहां पर आज से कुछ सालों पहले एक ऐसी गार्बेज पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसके तहत अगर कोई भी इंसान सड़क पर या फिर कहीं पर भी एक छोटे से भी रैपर या फिर गंदगी को फेंक देता है तो उसके ऊपर इतने बड़े जुर्माने को लगाया जाता है कि किसी ने। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर आप इस कचरे को एवं ही बाहर ना फेंक कर अगर इसे गवर्नमेंट को दे देते हैं तो समाज में हो जाता है आपका बखान, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट मोटी रकम देकर कर्ज देती है आपको धनवान। अब गाइस इस पॉलिसी में दोनों तरफ की ही पार्टीज को काफी ज्यादा फायदा होता है। एक तो नॉर्मल लोग इस कचरे को अच्छी खासी मोटी रकम में गवर्नमेंट को बेच देते हैं, तो वही गवर्नमेंट इसी कचरे का इस्तेमाल करते हुए रोड और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। और आप भी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन सिर्फ इसी पॉलिसी ने सिंगापुर से कचरे को ठीक वैसे ही साफ कर दिया है जैसे आजकल यूट्यूब से आशीष भाई हो चुके हैं। अरे हमारा भाई वीडियोस बनाकर ही नहीं दे रहा, कितना वेट कराओगे आशीष भाई। गाइस जहां एक तरफ गर्मी में महंगे हो जाते हैं अनार, तो वहीं दूसरी तरफ आपकी ही गाड़ी आपको ही कर रही है बीमार, और वो भी एक ऐसी बीमारी जिसका तो इलाज ही ना है। असल में गाइस अभी हाल ही में अमेरिका के कुछ रिसर्चर्स ने अपनी सैलरी को जस्टिफाई करने के लिए अपने फालतू समय में एक गिलगिली सी रिसर्च को कंडक्ट किया, जिसमें उन्होंने साल 2015 से साल 2022 के बीच बनी हुई बहुत सी गाड़ियों को उठाकर उनके केबिन की टेस्टिंग की। और ये जानकर आपके भी पतीले चटक जाएंगे, लेकिन उनकी रिसर्च से ये बात प्रूफ हुई है कि इन सभी गाड़ियों के केबिन के अंदर फ्लेम रिटर्डेंट केमिकल की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है जितनी तो उर्फी जावेद के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स नहीं है। एक मिनट, अबे उसे फॉलो भी कौन करता है? अरे भाई 4 मिलियन से ज्यादा है, बेड़ा गर्क। असल में गाइस इस केमिकल का मेन काम किसी भी गाड़ी के अंदर आग को फैलने से बचाना होता है, लेकिन क्योंकि प्रेजेंट डेट में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस केमिकल को भर भर के गाड़ी के केबिन के अंदर यूज किया जा रहा है, तो ये गर्मी के समय में काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। और यही वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए आपने भी इस चीज को नोटिस जरूर किया होगा कि अगर आपकी गाड़ी धूप में काफी लंबे समय से खड़ी हुई है और अचानक से ही आप उसके दरवाजे को खोलकर उसमें बैठ जाते हैं तो आपको एक अजीब सी स्मेल भी आने लगती है। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि इस रिसर्च में यह भी कहा गया है कि अगर ये केमिकल एक इंसान की बॉडी में डेली बेसिस पर अच्छी खासी क्वांटिटी में पहुंचता रहे तो यही चीज आगे चलकर उसके शरीर के अंदर कैंसर तक को कर सकती है। एक तो भैया मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि सारी चीजें जाकर कैंसर पर ही क्यों अटकती हैं, बाकी की बीमारियों की तो इज्जत ही नहीं बची अब समाज में। तो गाइस अगर आप भी खुद को या फिर अपनी फैमिली को सेफ रखना चाहते हैं तो अपनी गाड़ी को या तो किसी शेड के अंदर खड़ा करें या फिर गाड़ी को भले ही धूप में खड़ा करें, लेकिन कुछ देर चलाने से पहले उसकी विंडोज को ओपन कर दें। हाँ बस गाड़ी से इंपॉर्टेंट चीजों को बाहर निकाल दीजिएगा, वरना चोरी के बाद बड़े बुजुर्ग सब मिलकर बस यही ताना देंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आखिर क्यों इंडियन रेलवेज को अपनी बिजली के खंभों पर पानी क्यों डालना पड़ता है? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन हमारी भारतीय रेलवे बहुत सी जगहों पर तेज प्रेशर के साथ कुछ और नहीं बल्कि अपने बिजली के ही खंभों को धोती है। तो फिर आखिर ऐसे में अब ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भाई आखिर फिर इलेक्ट्रिसिटी और पानी का ये घातक मेल कराया ही क्यों जाता है? असल में गाइस इस पूरे ही कॉन्सेप्ट को कॉन्टैक्ट इंसुलेटर वॉशिंग मेथड के नाम से जाना जाता है, जिसमें बेसिकली उन जगहों पर जहां पर बारिश गोपी बहू के आईक्यू लेवल की तरह काफी ज्यादा कम होती है वहां पर इलेक्ट्रिक लाइन में बिजली को बंद करके कुछ इस तरीके की धुलाई को किया जाता है। असल में गाइस इस प्रोसेस में पोल के ऊपर लगे हुए कॉन्टैक्ट इंसुलेटर से गंदगी को साफ किया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो इस गंदगी की वजह से कभी कभी करंट बिजली के खंभों में ठीक वैसे ही भनभनाकर फैल जाएगा जैसे अंजलि अरोड़ा को माता सीता के रोल के लिए साइन कर दिया गया है, ये खबर फैली है। अब क्योंकि हमारे देश भारत में बहुत सी ऐसी जगह भी है जहां पर लोग ट्रेन के अंदर से कहीं ज्यादा तो ट्रेन के बाहर ट्रैक के पास लोटा लिए नजर आते हैं, तो कहीं उन्हें करंट ना लग जाए और उनकी उतरी हुई वापस ना चढ़ जाए, इसलिए इस पूरे ही प्रोसेस को टाइम टू टाइम कंडक्ट किया जाता है। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों इंडियन रेलवेज को टाइम टू टाइम अपने इलेक्ट्रिक पोल्स को धोना क्यों पड़ता है। आखिर इंडिया में इलेक्शंस गर्मी में ही कंडक्ट क्यों किए जाते हैं? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि चाहे इंडिया की जनरल इलेक्शंस हो या फिर स्टेट इलेक्शंस, उन सभी को ऑन एन एवरेज मार्च या फिर अप्रैल के महीने में ही कंडक्ट किया जाता है। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भाई जब इलेक्शन कमीशन को ऑलरेडी पता होता है कि इन दिनों पर हमारे देश में भीषण गर्मी होगी, तो फिर आखिर वोटिंग को इन्हीं दिनों में शेड्यूल किया ही क्यों जाता है? नहीं पता? तो चलिए आज कुछ नया जानते हैं। असल में गाइस आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन भारत के सबसे पहले जनरल इलेक्शन को गर्मियों में नहीं बल्कि अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच कंडक्ट किया गया था, यानी कि एक्सट्रीम विंटर में। तो फिर अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये खड़ा होता है कि जब भारत का सबसे पहला चुनाव ही विंटर में कंडक्ट किया गया था, तो विंटर से आखिर समर तक हम शिफ्ट हो कैसे गए? असल में गाइस इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स मौजूद हैं। बात अगर सबसे पहले फैक्टर की जाए तो वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 83 का सब क्लॉज 2, जिसमें यह कहा जाता है कि कोई भी सदन अपनी पहली मीटिंग के बाद तब तक डिसॉल्व नहीं हो सकता जब तक उसने अपने 5 साल कंप्लीट ना कर लिए
लिए हो। हालांकि एक्सेप्शंस इसमें भी मौजूद होते हैं, लेकिन जनरल बेसिस पर इसी चीज को फॉलो किया जाता है। तो गाइस ये बात तो पूरी तरीके से साफ है कि पहले इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन कमीशन 5 साल से पहले अपनी ही कोई भी मर्जी से कोई भी डेट निकालकर अगली वोटिंग अनाउंस नहीं कर सकता। तो गाइस इन्हीं सारी चीजों को फॉलो करते हुए साल 2004 तक ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर जितनी भी वोटिंग्स या फिर इलेक्शन को किए गए थे वो सभी विंटर सीजन में ही किए गए थे। हालांकि 1991 और 1996 ये 2 एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं किया गया था। अब गाइस जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन टाइम टू टाइम हमारे देश के अंदर वोटिंग कराता हुआ चला गया, उनके पास कुछ ऐसे डेटास भी कलेक्ट हुए जिसे देखने के बाद वो खुद दंग रह गए। असल में गाइस नॉर्मली अगर किसी भी इलेक्शन को विंटर सीजन में कंडक्ट किया जाता है तो वहां पर बहुत सी परेशानियां लोगों के सामने आकर खड़ी होती है। जस्ट लाइक जो लोग काफी ज्यादा बुजुर्ग होते हैं उनके लिए विंटर सीजन एज कंपेयर टू समर सीजन ज्यादा डेंजरस होता है, जिसकी वजह से वो एज ग्रुप विंटर सीजन में वोटिंग करने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं रहता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ज्यादा ठंडी जगह या फिर हिल स्टेशंस पर अक्सर बर्फबारी के कारण वोटिंग कराना ना सिर्फ काफी ज्यादा मुश्किल होता था, बल्कि वोटर्स के लिए भी उन सभी सिचुएशंस में घर से बाहर आकर अपना वोट देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता था, जिसकी वजह से भारत के बहुत से इलाकों में तो वोटिंग परसेंटेज ही काफी ज्यादा कम रहता था। इसके साथ ही जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विंटर सीजन में दिन काफी ज्यादा छोटे हो जाते हैं और वोटिंग हमेशा ही दिन के उजाले में ही की जाती है। तो अगर इलेक्शंस एक्सट्रीम विंटर्स में ही कराए जाएंगे तो हमें वोट देने के लिए ओवरऑल शायद 12 घंटे भी प्रॉपर नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही वोटिंग कंप्लीट होने के बाद इलेक्शन कमीशन के द्वारा सेलेक्ट किए गए एम्प्लॉइज को वोटिंग मशीन को भी एक स्पेसिफिक ऑफिस में जाकर सबमिट करना होता है। तो ये सारी ही चीजें विंटर में टाइम से कंप्लीट कर पाना सभी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता था, जिससे ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को प्रॉब्लम होती थी बल्कि आम जनता या फिर एम्प्लॉइज भी काफी ज्यादा परेशान रहते थे। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए सबसे पहली बार साल 2004 में इलेक्शंस को अप्रैल एंड मई के महीने में शिफ्ट किया गया। एंड यू मे बी शॉक्ड, लेकिन उसके बाद से ही साल 2009, 2014, 2019 और यहां तक कि 2024 में भी आप जिन भी इलेक्शंस को देख रहे हैं उन्हें भी इन्हीं महीनों के आसपास कंडक्ट किया जाता है। तो गाइस ये तो बात हो गई हमारे इस सब्जेक्ट की, लेकिन अब मेरी आपसे ये अपील है कि अगर आपने अभी तक वोट नहीं दिया है, यानी कि अगर आपके एरिया में अभी तक वोटिंग नहीं हुई है, तो घर से बाहर निकलकर अपना वोट जरूर दें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी मैं कुछ ना कुछ तो बना ही रहा हूं जो शायद आपको पसंद आ जाए। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।